नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, दो मासूम सपनों की धड़कन है। कहानी टूटी झोपड़ी के दो सपनों की। एक ऐसी झोपड़ी जिसकी मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं, पर उन दरारों के पीछे दो दिल थे, आरव और विवान, जिनकी उम्मीदें आसमान से भी बड़ी थीं। उस झोपड़ी की छत टपकती थी, हवा ठंडी थी, पर उनकी आंखों में बस गर्माहट थी। एक बेहतर कल की, एक नए सुबह की, और उस पिता की जिसका इंतजार हर रात उन्हें सोने नहीं देता था। ये कहानी आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेगी, जैसे किसी सर्द रात में अलाव की गर्माहट पास बुलाती है। आप महसूस करेंगे उनकी भूख, उनकी हिम्मत, उनके डर और उनके सपनों की चमक, जो अंधेरे में भी बुझने से इनकार कर देती है। दोस्त, अगर ऐसी भावुक, दिल को छू जाने वाली और नींद में डुबो देने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी थकान उतारकर आपको सपनों में ले जाती है। और हाँ, बताइए ना, आप किस शहर, किस गांव से सुन रहे हैं, और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर छोटा सा संदेश इस कहानी को और भी अपनी सी बना देता है। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, हवा की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर, जहां गरीबी थी, ठंड थी, अंधेरा था, लेकिन उन सबके बीच दो चमकते सपने थे जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाले थे। रात की हवा बेहद ठंडी थी, जैसे सर्दियों ने गांव की मिट्टी तक को जमा दिया हो। कहीं दूर खेतों में पुआल जलने की हल्की गंध, कुत्तों की भौंक से उठता डर, और ऊपर आसमान में हर तारा जैसे दो छोटे बच्चों की कहानी सुनने के लिए टिमटिमा रहा था। उसी थरथराती रात में एक पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठा था आरव और विवान। दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर था, पर गरीबी ने दोनों को उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और टूटे बांसों से बनी थी, इतनी कमजोर कि तेज हवा में उसके कांपने की आवाज भी सुनाई देती। माँ पूरी कोशिश करती थी कि घर संभल जाए, पर हालात इतने कठिन थे कि हर रात का काला अंधेरा उनके पेट की भूख से भी ज्यादा गहरा लगता था। उस रात भी दोनों भाइयों ने खाना नहीं खाया था। माँ मजदूरी की तलाश में कई घरों पर गई थी, पर त्योहार बीत चुका था और काम की कोई जरूरत किसी को नहीं थी। झोपड़ी के बाहर सूखे पत्तों पर बैठे दोनों दूर तक जाती पगडंडी को देख रहे थे। उनके भीतर उम्मीद और डर दोनों की लड़ाई चल रही थी। आरव, जो हमेशा मजबूत बनने का दिखावा करता था, अपनी फटी हुई चप्पलों को देखते हुए बोला, विवान, एक दिन हम ऐसा घर बनाएंगे जहां दीवारों में छेद नहीं होंगे, माँ को काम के लिए भटकना नहीं होगा, और हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। विवान की आंखें अचानक भर आईं, पर उसने उसे छुपाने के लिए आसमान की तरफ देखा और कहा, जब पापा लौटेंगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। उनके पिता के जाने की कहानी पूरे गांव में फुसफुसाई जाती थी। कोई कहता शहर काम की तलाश में गए थे, कोई कहता रास्ते में लूटे गए, और कुछ लोग उनकी गुमशुदगी के पीछे किसी गहरे रहस्य का जिक्र करते थे। पर बच्चों के लिए पिता सिर्फ एक उम्मीद थे, एक अनजाना इंतजार जो हर रात सोने से पहले उनकी आंखों से टपक जाता था। हवा उनके फटे कपड़ों को हिला रही थी, और झोपड़ी की छत के छेदों से चांद की रोशनी अंदर गिरकर ऐसे लग रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सांत्वना दे रहा हो। दूर से पगडंडी पर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। दोनों बच्चे एक साथ उठ खड़े हुए। दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद माँ आ रही है, विवान ने धीरे से कहा। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े, पर पास आने पर उन्हें समझ आया कि वह माँ नहीं थी, बल्कि बूढ़ी काकी थी, जो अक्सर रात में घूमती दिखाई देती और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अजीब बातें करती है। काकी ने दोनों को देखा और अंधेरे में टूटी आवाज में बोली, घर के भीतर जाओ बच्चों, रात बहुत भारी है आज। आरव ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों काकी? काकी ने दूर सड़क की ओर देखते हुए कहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हवा में बेचैनी है, और तुम्हारे पिता हुआ अचानक चुप हो गई। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनके भीतर भय किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ उठा। आरव ने हिम्मत करते हुए पूछा, पापा के बारे में क्या काकी? बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, उन्हें ढूंढा नहीं जाता, वे खुद सामने आते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। उसका हर शब्द बच्चों की रूह में उतर गया। सवाल और डर बढ़ते जा रहे थे। आखिर उनके पिता के साथ हुआ क्या था? हर रात उन्हें लगता कि शायद वह दरवाजे से अंदर आएंगे, पर सुबह होते ही वह उम्मीद फिर टूट जाती। झोपड़ी में जाते ही उन्हें माँ दीवार से टिकी बैठी मिली। उसकी सांसें भारी थीं,
चेहरा थकान से सूजा हुआ और आंखों में निराशा की परछाइयां। काम नहीं मिला, उसने मुश्किल से कहा। विवान उसकी गोद में सिर रखकर बोला, कोई बात नहीं माँ, हम हैं ना। माँ ने दोनों को अपनी बाहों में समेटा, पर उसके आंसू किसी टूटी नदी की तरह बह रहे थे। वह चाहकर भी अपनी असमर्थता छुपा नहीं पाती थी। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, दिल भी चीर देती है। मगर उसी रात माँ ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे वह सालों से छुपाए हुए थी। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता गायब नहीं हुए थे, उन्हें ढूंढने से मना किया गया था। उसके शब्दों ने हवा को काट दिया। क्या मतलब? आरव चौंक कर बोला। लेकिन माँ ने होंठ सी लिए, जैसे कुछ कहने से जान चली जाएगी। दोनों बच्चे डर, सवाल और रहस्य के एक ऐसी गहराई में गिर चुके थे जहां से वापस निकलना आसान नहीं था, और उन्हें पता भी नहीं था कि तूफान अब शुरू होने वाला है। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि माँ की धीमी सांसें भी किसी टूटे हुए वाद्य की तरह सुनाई दे रही थीं। बाहर हवा तेज हो गई थी और बांस की दीवारें एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। विवान धीरे से उठा और माँ के माथे को छूकर बोला, माँ, क्या पापा सच में कहीं पास हैं? क्या वह हमें देखने आते हैं? माँ ने आंखें बंद रखते हुए सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की वह रेखा साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर खरोंच छोड़ दी हो। आरव अंधेरे में दूर कोने में जाकर बैठ गया। वह हमेशा खुद को मजबूत दिखाता था, लेकिन उस रात पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा डर दिखाई दे रहा था। उसके भीतर कुछ टूट गया था, वह भरोसा कि बड़े होकर वह सब ठीक कर लेगा। उसने माँ की बातों को बार बार याद किया, उन्हें ढूंढने से मना किया गया था। ये आखिर कौन रोक सकता था किसी पिता को ढूंढने से? क्यों? क्या उनके पिता किसी मुसीबत में फंस गए थे? क्या किसी ने उन्हें गायब किया था? या पापा खुद किसी ऐसी जगह चले गए थे जहां से लौटना नामुमकिन था? झोपड़ी की मिट्टी में नमी थी, और जैसे जैसे रात गहराती, अंधेरे में कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। विवान डर गया और आरव की ओर भागा, लेकिन आरव ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर उसके शब्दों की गर्मी के पीछे छुपी सच्चाई उसकी कांपती उंगलियों ने बिट्रे कर दी। वह भी डरा हुआ था, उससे भी ज्यादा। अचानक झोपड़ी की जर्जर लकड़ी का दरवाजा धीमे से हिला, मानो किसी ने हल्के से धक्का दिया हो। तीनों एकदम चुप। हवा या कोई बाहर कोई था, या यह सिर्फ उनका वहम था, किसी का पता नहीं। बस इतना मालूम था कि वह रात उनकी जिंदगी की बाकी रातों से ज्यादा गहरी थी, ज्यादा डरावनी और कुछ कहने वाली, जैसे किसी तूफान की पहली चेतावनी हो। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में ऐसे घुसी जैसे किसी ने काले पर्दे को हल्का सा खींच दिया हो, लेकिन उस रोशनी में भी बच्चों के चेहरों पर डर की परछाइयां जस की तस थीं। माँ रात भर ठीक से सो न सकी थी, उसकी आंखें सूज गई थीं और वह बार बार बाहर का दरवाजा देख रही थी, जैसे उसे कोई आने का डर हो। दोनों बच्चे भी चुपचाप बैठे थे, उनकी मासूमियत जैसे रात की हवा में कहीं उड़ गई थी। अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी और घसीटती हुई। तीनों की सांसें एक पल को रुक गईं। आरव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल इस कदर धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। उसने दरवाजे की फटी लकड़ी से झांक कर देखा और तुरंत एक कदम पीछे हट गया। बाहर गांव के चौधरी खड़े थे, लंबे चौड़े कंधों वाले, पर चेहरे पर ऐसा भय कि कोई बड़ा हादसा होने का संकेत मिल गया। उनके पीछे दो आदमी थे जो गांव में शायद ही कभी आते थे, अजनबी, काले कपड़े, और उनके हाथों में लाल कपड़े का एक पुराना थैला था। चौधरी ने झोपड़ी के भीतर झांका और धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बच्चों को अपने पास खींचते हुए पूछा, क्या हुआ चौधरी साहब? चौधरी ने गहरी सांस ली और अंदर आकर बैठ गया। उसके शब्द उतने ही भारी थे जितना उनका आना। कल नदी किनारे कुछ मिला है। माँ का दिल जैसे वहीं रुक गया। क्या मिला है? उसकी आवाज टूट गई। चौधरी ने अजनबियों को इशारा किया। उनमें से एक ने थैला खोला। अंदर एक पुरानी जंग लगी घड़ी थी और एक छोटी सी लकड़ी की माला। दोनों चीजें आरव और विवान ने पहले भी देखी थी। वह उनके पिता की थी। झोपड़ी में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे दुनिया अचानक थम गई हो। विवान रोने लगा, पर आरव जड़ हो गया। वह घड़ी उसके पिता रात को सोने से पहले उतार कर उनकी माँ के सिरहाने रख दिया करते थे। घड़ी नदी किनारे कैसे पहुंची? चौधरी ने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम्हारे पिता वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया, पर उसके होठों की हरकत ही काफी थी सब समझाने के लिए। माँ चीख भी नहीं सकी। उसके भीतर क्या टूटा, यह सिर्फ उसका दिल जानता था। बच्चों की दुनिया अचानक बिखर गई। पापा वापस नहीं आने वाले थे, या यह सब किसी और की चाल थी? क्योंकि सब कुछ इतना साफ, इतना अचानक और इतना अजीब था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती थी। और उस रात के बाद बच्चों के भीतर कुछ पछतावा नहीं, कुछ डर नहीं,
सिर्फ एक आग लेट गई, वह आग जो इंसान को गरीब से अमीर ही नहीं, मिट्टी से आसमान तक पहुंचा देती है। झोपड़ी के भीतर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, लेकिन बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। चौधरी और वे दो अजनबी चले गए थे, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई घड़ी और माला जैसे जंग लगी हुई सच्चाई को धीरे धीरे झोपड़ी की हवा में घुला रहे थे। माँ खामोश बैठी थी, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे उसकी उंगलियों को यह स्वीकार नहीं था कि वह चीजें उसके पति की हो सकती हैं। आरवी ने घड़ी को उठाया, उसका धातु ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे वर्षों तक किसी अंधेरी गीली जगह पर पड़ा रहा हो। उसे उस घड़ी की हर खरोंच याद थी, क्योंकि बचपन में वह अक्सर पिता की कलाई पकड़कर पूछता था, पापा ये घड़ी समय बताती है या किस्मत? लेकिन आज वही घड़ी उसके सामने ऐसे पड़ी थी जैसे वह कोई आखिरी संदेश देती हो। विवान माँ की गोद में सिर छुपाकर सुबकता रहा, पर आरव चुप था। उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा संदेह था, कुछ ऐसा कि जैसे वह किसी टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जो किसी भी तरह मेल नहीं खा रहा था। वह बाहर निकल गया, झोपड़ी से कुछ दूर उस जगह तक जहाँ मिट्टी में पैरों के ताजे निशान थे। उसे याद आया, कल रात उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी थी, फिर दरवाजा हिलने की। अगर वो सिर्फ हवा थी तो जमीन पर ये गहरे निशान क्यों? हर निशान भारी जूते का था, जो गांव में शायद ही कोई पहनता हो। आरव के भीतर अचानक तूफान सा उठने लगा। उसके पिता के जाने की सच्चाई उस घड़ी जितनी पुरानी नहीं थी, वह बहुत नई थी, शायद अभी भी किसी ठंडी जगह पर गर्म हो रही थी। वह दौड़ता हुआ वापस आया और माँ से पूछा, माँ पापा सच में नदी गए थे या कोई उन्हें ले गया था? माँ की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता बेटा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो डर गए थे, बहुत ज्यादा। यह सुनकर आरव के भीतर सब कुछ एक पल को रुक सा गया। कौन लोग? उसने फुसफुसाया। माँ ने अपनी थकी आंखें उठाई पर बोल न सकी। उसके चेहरे पर यह साफ लिखा था कि वह कुछ जानती थी पर बताने से डरती थी। आरव को अब लगने लगा था कि जो कहानी सबको दिख रही थी वह असली कहानी का बस धुंधला सा पर्दा थी, और पर्दे के पीछे कुछ ऐसा था जो सिर्फ उनका परिवार जानता था, कुछ ऐसा जिसने उनके पिता को छीन लिया था। दिन ढलने लगा था, लेकिन झोपड़ी के कोने कोने में अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। शाम की हवा में एक पुरानी डरावनी गंध महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने लंबे समय तक छुपकर वहां कुछ जलाया हो। विवान को भूख लगी थी, पर वह खाना नहीं खा पा रहा था, और माँ की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसने 2 दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। ऊपर से सदमा इतना गहरा कि उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे और भी गहरे हो गए थे। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, पर इस बार वो आवाज धीमी नहीं बल्कि तेज और बिना किसी डर के थी, जैसे कोई अधिकार दिखाते हुए आ रहा हो। आरवे तुरंत बाहर निकला और सामने गांव का डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी से भरा लिफाफा था जिसके कोने फटे हुए थे। लक्ष्मी को? उसने पूछा। आरव ने लिफाफा लिया, लेकिन डाकिये का चेहरा कुछ कह रहा था, जैसे वह भी इससे जुड़े किसी राज को छुपा रहा हो। यह कब आया? आरव ने पूछा। डाकिया झिझका। आज सुबह, लेकिन यह कई दिन पहले पोस्ट हुआ था। पता? पुराना शहर का इलाका। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चला गया, जैसे आगे एक शब्द बोलने से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आरव ने लिफाफा अंदर लाकर माँ को दिया। माँ ने थरथराते हाथों से उसे खोला। अंदर एक ही चीज थी, एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे। अगर मैं ना लौटूं, सावधान रहना। बस इतना। ना नाम ना हस्ताक्षर, लेकिन यह लिखावट किसी और की नहीं, उनके पिता की ही थी। माँ का चेहरा और पीला पड़ गया। विवान डरकर पीछे हट गया, पर आरव वह उस कागज को ऐसे पकड़ रहा था जैसे यह उसके पिता की आखिरी सांस हो। 5 शब्द, लेकिन उनमें इतना दर्द, इतना डर और इतना संकेत था कि कहानी का हर अध्याय अचानक खुलने लगा। पापा जानते थे कि उनके साथ कुछ होने वाला है। तब आरवी बुदबुदाया, और इसीलिए किसी ने घड़ी नदी में फेंकी। ये बात उसने इतनी दृढ़ता से कही कि माँ और विवान दोनों उसे देखने लगे। उसकी आंखों में रोशनी जल रही थी, बदले की नहीं बल्कि सच को ढूंढने की। उसके पिता ने चाहे कितनी भी मजबूरी में आखिरी संदेश लिखा हो, पर वह साफ था, सच्चाई छुपी हुई है और बेहद खतरनाक। उस रात आरवी सोया नहीं। वह बाहर बैठकर देर तक उस लिफाफे को घूरता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता वहां बैठकर उसे कुछ बता रहे हों, जैसे हवा में उनका डर अभी भी घूम रहा हो। उसे पता था इस कहानी में सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, यह तो अभी शुरू हुआ था। रात गहराते ही गांव जैसे 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जहां सब सामान्य था और दूसरा हिस्सा जहां झोपड़ी खड़ी थी, जिसने शायद किसी ऐसी सच्चाई को छू लिया था जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। आरव के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। कौन लोग पापा को ढूंढ रहे थे? क्यों? उन्होंने माँ से क्यों कहा था कि उन्हें ढूंढने मत जाना? चौधरी उनके घर क्यों आया? वह 2 अजनबी कौन थे?
और सबसे बड़ा सवाल, पिता की घड़ी नदी किनारे कैसे पहुंची। उसने सोचा, अगर पापा की मौत हुई भी है तो ये हादसा नहीं था, यह किसी की चाल थी, और शायद उसी चाल ने वर्षों पहले उनके पिता को गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। वह उठकर धीरे से चौधरी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन हवा अजीब सी भारी महसूस हो रही थी, जैसे दूर कहीं कोई किसी को देख रहा हो। चौधरी के घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर धीमी रोशनी जल रही थी। आरव दरवाजे तक जाकर रुका। वह सुन सकता था कि अंदर चौधरी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे ठीक से शब्दों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ शब्द सुई की तरह उसके दिल में घुसते जा रहे थे। हाँ, घड़ी पहुंचा दी, नहीं, किसी को शक नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह सब प्लान था। ये घड़ी सच में नदी किनारे मिली भी थी या सिर्फ दिखाने के लिए लाई गई। उसके पाँव पीछे हटने ही वाले थे कि चौधरी की आवाज़ अचानक और धीमी हो गई। अगर लक्ष्मी को सब पता चला तो वो ज़्यादा नहीं जिएगी। यह सब उसी की वजह से हुआ है। यह सुनकर आरव के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ बनने लगा था, कुछ बहुत बड़ा। वह धीरे धीरे अंधेरे में छिप गया। यह साफ था कि उसके पिता के गायब होने के पीछे कोई बेहद गहरी चाल थी, और माँ किसी ऐसे रहस्य को छुपा रही थी जिसकी कीमत उनके पिता ने चुकाई थी। और अब वह खतरा बच्चों पर भी मंडरा रहा था। सच्चाई अब सिर्फ दर्द नहीं थी, यह आग बन चुकी थी। आग जो विवान को डराने लगी पर आरव को बदलने लगी। वह अब सिर्फ गरीब लड़का नहीं था। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, वह इस रहस्य को खोलेगा, चाहे उसे कितना भी अंधेरा पार करना पड़े। अगर दुनिया अमीरों की कहानी दिखाती है तो उसके जीवन की शुरुआत अंधेरे से होगी, पर वह निकलकर उस जगह पहुंचेगा जहां सच्चाई, किस्मत और सफलता सब उसकी मुट्ठी में होंगी। उधर झोपड़ी में माँ जागी हुई थी, डरी, टूटी, पर कुछ जानती हुई। उसने विवान को गोद में लिया और धीरे से बोली, तुम्हारे पापा बुरे इंसान नहीं थे, पर उनके पास एक ऐसा राज था जिसे कई लोग छुपाना चाहते थे। ग्रामीण दुनिया के बाहर बड़े शहर में चल रहे षड्यंत्र उसके छोटे परिवार तक पहुंच चुके थे, मगर माँ जानती थी कि बच्चे सच जानने की उम्र में नहीं थे। पर जो होना था वह हो चुका था। उस खतरे ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, पर वह नहीं जानती थी कि उसके बच्चे अब मासूम नहीं रहे। खासकर आरव। उसकी आंखों में उभरती आग उसे अमीर नहीं बल्कि अजय बनाएगी, लेकिन एक कीमत के साथ। बाहर परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। वो वही आवाज़ें थीं जो अक्सर तब सुनाई देती हैं जब हवा में कोई अनजानी हलचल हो। शायद किसी ने चौधरी को बताया था कि आरवी बाहर निकला है। शायद कोई और भी चौधरी की बात सुन रहा था। शायद पापा कहीं छुपे हुए थे और अपनी निशानियां भेज रहे थे। पर सच जो भी हो, उस रात तीनों को पता चल गया था कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। गरीबी अब उनका सबसे बड़ा दुख नहीं थी। असली खतरा अब शुरू हुआ था, और यही खतरा, यही टूटन, यही दर्द उन्हें आगे चलकर दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में बदलेगा। इतना कि एक दिन वही दो लड़के जिनके पास इस रात खाने तक के पैसे नहीं थे, आगे चलकर इतना अमीर बनेंगे कि पूरी दुनिया उनकी कहानी सुनेगी। पर उससे पहले उन्हें अंधेरा चीरना होगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी गांव पर वैसे ही फैली जैसे हर रोज फैलती थी। लेकिन आरव की आंखों के सामने दुनिया अब वैसी नहीं थी। पहले वह गांव की सुबह को मासूमियत से देखता था। चिड़ियों की आवाजें, खेतों में जाते किसान, रास्ते से गुजरते बैल और दूर से आती स्कूल की घंटी। मगर आज उसके देखने का ढंग बदल गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि गांव का हर पेड़, हर मोड़ और हर आदमी कुछ छुपा रहा है। हर किसी की नजरें जैसे सवाल करती थीं, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया? झोपड़ी के बाहर कदम रखते ही उसे लगा कि कहीं दूर कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। अचानक गांव पहले जैसा सुरक्षित नहीं लग रहा था, और ना ही यहाँ मौजूद लोग। उसकी आंखों में रात का डर नहीं बल्कि एक नया दृढ़ संकल्प था, अपने पिता के सच को दुनिया के मुंह पर लाने का। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे गिर रही थी जैसे उसे याद दिला रही हो कि अंधेरे में डूबना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना ही जिंदगी का सही रास्ता है। उसने अपने भीतर एक आवाज महसूस की, अगर पापा किसी चाल में फंसाए गए हैं तो मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ इरादा काफी था? वह तो एक गरीब बच्चा था जिसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं। उसके पास तो बस माँ की टूटी हुई उम्मीदें और भाई की मासूम आंखें थीं। मगर उसने तय कर लिया था, गरीबी उसके कदम नहीं रोक सकती, डर उसे पीछे नहीं धकेल सकता। गांव के रास्तों पर चलते हुए उसने नोट किया कि चौधरी का घर सामान्य दिनों की तरह शांत नहीं था। आंगन में दो घोड़े खड़े थे। पहले कभी वे गांव में नहीं देखे गए थे, और दरवाजे के पास दो अजनबी लोग बात कर रहे थे।
जिनमें से एक वही था जिसने घड़ी और माला लाकर दी थी। आरव दूर एक पेड़ के पीछे छुप गया और ध्यान से सुनने लगा। वे धीमे स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ शब्द हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच ही गए। शहर भेजना है आज रात, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। लड़का समझदार हो रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे लड़के की बात कर रहे थे। क्या अपनी जिज्ञासा दिखाकर उसने खुद को खतरे में डाल दिया था? अचानक उन दोनों ने पीछे देखा और आरव झट से पेड़ के पीछे छुप गया। शायद उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा कहीं इसकी आवाज से ही उसका भेद खुल न जाए। वह धीरे धीरे वहां से निकलकर झोपड़ी की ओर भागा। बढ़ते कदमों के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। अगर ये लोग उसे शहर भेजने की बात कर रहे थे तो उसका मतलब साफ था, वे उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और अगर वे उसे खतरा समझ रहे थे तो पिता के गायब होने के पीछे का राज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक बच्चे को भी खत्म किया जा सकता था। झोपड़ी पहुंचकर उसने देखा कि माँ खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ बार बार कांप जा रहा था। विवान चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में बीतती रात का डर अब भी फंसा हुआ था। आरव ने तय किया कि वह माँ को अभी कुछ नहीं बताएगा, वह और डर जाएगी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ मैं स्कूल जाऊंगा। माँ ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वह उसकी बात के पीछे का सच ढूंढना चाहती हो। आज क्यों? अभी तुम्हारी हालत? माँ मैं ठीक हूँ, उसने बीच में ही कहा। और पापा के बारे में जानने का एक ही तरीका है, मुझे पढ़ना होगा, मजबूत बनना होगा। माँ ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो पिछले कई दिनों से गायब थी। शायद उसे अपने बेटे में वह उम्मीद दिखाई देने लगी थी जो उसने अपने पति में कभी देखी थी। पर स्कूल जाना सिर्फ बहाना था। आरवी का असली रास्ता स्कूल से पहले वाले पुराने बस स्टॉप की तरफ मुड़ गया। वहां गांव का एकमात्र फोन बूथ था। वह जानता था कि पिता का लिफाफा पुराने शहर के इलाके से आया था। उसे वहां के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक नंबर तो उसे याद था। वह नंबर जिसे पिता अक्सर कॉल किया करते थे और जिसे सुनकर माँ का चेहरा हमेशा डर और चिंता से भर जाता था। आज वह नंबर ही उसकी शुरुआत था। बूथ के भीतर घुसकर उसने कॉइन डाला और नंबर घुमाया। उधर से फोन उठते ही बस एक खामोशी थी, गहरी, भारी और अजीब। हेलो, वहां कौन है? एक पल की खामोशी, फिर किसी की दबती हुई आवाज, तुम कौन? आरवी का गला सूख गया। मैं आरव, अशोक का बेटा। दूसरी तरफ जैसे किसी ने अचानक सांस रोक ली हो। फिर वही आवाज बोली, भाग जाओ अभी, तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ है और तुम्हारे पीछे जो लगे हैं वे किसी को भी नहीं छोड़ते। आरव का दिल जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? उधर से सिर्फ 3 शब्द आए, वह जिंदा है। और कॉल कट गया। फोन की लाइन कटते ही बूथ के भीतर अचानक भारी सन्नाटा भर गया, जैसे हवा भी ठिठक गई हो। आरव का हाथ अभी भी रिसीवर पर था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके सीने के भीतर जो तूफान उठ रहा था वह किसी भी आवाज से ज्यादा खतरनाक था। वह जिंदा है, ये 3 शब्द उसके दिमाग में ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बंद कमरे में फंसी घंटी बार बार बज रही हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो फिसल रही थी। अगर पापा जिंदा थे तो फिर चौधरी और उन अजनबियों ने माला और घड़ी क्यों दिखाई? नदी किनारे से घड़ी कैसे मिली? और सबसे बड़ा सवाल, कोई उन्हें मर चुका दिखाना क्यों चाहता था? बूथ के बाहर के रास्ते पर लोग वैसे ही गुजर रहे थे जैसे हर दिन गुजरते थे। कोई सब्जी की टोकरी लेकर, कोई खेत की ओर और कुछ बच्चे स्कूल की ओर भागते हुए। पर आरव को उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह बूथ से बाहर आया, लेकिन खड़ा ही रह गया, जैसे उसके भीतर कोई दिशा ही बाकी न बची हो। उसका सिर गर्म लग रहा था। उसे लगा कि किसी ने उसके भीतर एक बड़ा राज डालकर दरवाजा बंद कर दिया है और अब वह अकेला उसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगा, मगर उसके कदम खुद ब खुद चौधरी के घर की ओर मुड़ गए, जैसे उसकी अंतरात्मा उसे बता रही हो कि सच वहीं छिपा है। पर चौधरी के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वही 2 अजनबी लोग घोड़े पर सामान बांध रहे थे। उनमें से एक बोला, साहब ने कहा है शाम तक काम पूरा कर दो, लड़का अगर कहीं भागा तो पूरा मामला हाथ से निकल जाएगा। दूसरे ने गुस्से में थूक कर कहा, कमबख्त छोटा है पर चालाक बहुत, बाप जैसा ही। ये सुनते ही आरव का खून ठंडा पड़ गया। वे सचमुच उसी की बात कर रहे थे, लेकिन बाप जैसा किस मायने में? क्या उसके पिता भी उनकी चालों के खिलाफ खड़े हुए थे? तभी एक और आवाज आई, चौधरी की, ध्यान रखना बच्चे को चोट ना आए, बस नजर से दूर हो जाए, उसके बाद ऊपर वालों को संभालने दो। ऊपर वाले? वो कौन थे? अजनबी कौन? उसके पिता इनमें कहाँ फंसे थे? अब डर की जगह गुस्सा भरने लगा। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी खतरे में है। वह तुरंत मुड़ा और झोपड़ी की ओर भागा।
अगर उन लोगों को पता चल गया कि उसने उनकी बातें सुन ली तो वे उसे आज ही गायब कर सकते हैं। दौड़ते हुए उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर उसके मन में एक आग भड़क रही थी। अगर उसके पिता कहीं जिंदा थे तो वह किसी भी हद तक जाकर उन्हें ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे गांव से भागना ही क्यों न पड़े। पैराग्राफ 2 लगभग 7 शब्द। झोपड़ी में पहुंचते ही माँ ने उसके चेहरे की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? पर आरव ने झूठ बोलना बेहतर समझा। कुछ नहीं, बस स्कूल में देर हो गई। माँ को लगा शायद वह पिछले दिनों की घटना से अभी भी टूट रहा है। झोपड़ी में पहुंचते ही माँ ने उसके चेहरे की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? पर आरव ने झूठ बोलना बेहतर समझा। कुछ नहीं, बस स्कूल में देर हो गई। माँ को लगा शायद वह पिछले दिनों की घटना से अभी भी टूट रहा है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। विवान उसके पास आया और बोला, भैया तुम ठीक हो? उसके मासूम चेहरे को देखकर आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वह अपने छोटे भाई, अपनी माँ और उस टूटे हुए परिवार के लिए लड़ रहा था जो किसी साजिश का शिकार हो गया था। उसने विवान के सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पर उसके भीतर की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसने माँ से कहा कि उसे दोपहर में शहर से आने वाले डॉक्टर को दिखाना है ताकि माँ को शक ना हो और वह बाहर जा सके। माँ ने उसके माथे को छूकर कहा, हाँ तुम तबीयत खराब लग रहे हो, जल्दी जाना और जल्दी लौट आना। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। वह झोपड़ी से बाहर निकला और रास्ते पर चलते हुए उसके कदम गांव के किनारे वाले बूढ़े मोहन के घर की ओर मुड़ गए। मोहन गांव का एकमात्र आदमी था जो पुराने शहर में कई वर्षों तक रह चुका था और वहां के रास्तों, गलियों और बदनाम जगहों को जानता था। मोहन घर के बाहर चूल्हे पर चाय बना रहा था। आरव को देखते ही उसने कहा, क्यों बेटे, आज बड़े परेशान लग रहे हो? आरवी के मन में एक ही सवाल था, लेकिन वह सीधे पूछ नहीं सकता था। उसने घुमाकर पूछा, मोहन काका, वह पुराना शहर जहाँ लोग कहते हैं कि रात को कोई नहीं जाता, क्या वो सच में इतना खतरनाक है? मोहन एक पल को चुप हुआ। उसकी आंखों में अजीब सा डर उतर आया। वहाँ सिर्फ खतरा नहीं है बेटा, वहाँ वो लोग हैं जिनसे पंगा लेना मौत से खेलना है। वहाँ से कई लोग गए पर लौटे बहुत कम। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर किसी को ढूंढना हो, जैसे कोई अपना, तो क्या वहाँ जाना पड़ेगा? मोहन ने उसकी ओर देखा गहराई से। तू किसे ढूंढना चाहता है? आरव ने आंखें झुका ली। किसी को नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मोहन ने आह भरी। अगर कोई वहां गया है तो या तो वह बड़े लोगों का आदमी है या फिर किसी बड़े राज में फंस गया है। उसे समझ आ गया, उसका पिता किसी राज में फंसा था और वह राज पुराना शहर था। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। हवा ठंडी हो चुकी थी और सूरज पेड़ों के पीछे छिपता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिन खुद रात के डर से छुप रहा हो। झोपड़ी में माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी और विवान लकड़ी के खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन आरव के मन में सिर्फ एक ही फैसला घूम रहा था, वह रात को गांव छोड़ देगा, वह पुराना शहर जाएगा। उसे अपने पिता का सच पता लगाना ही होगा। वह जानता था माँ को बताना मुमकिन नहीं था, वह टूट जाएगी। इसके अलावा जो खतरा गांव में मंडरा रहा था, उससे वह माँ और विवान दोनों को दूर रखना चाहता था। उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग निकाला जिसमें सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा, थोड़ा सा सूखा चावल और पिता की एक पुरानी चिट्ठी थी। वही चिट्ठी जिसमें एक नंबर लिखा था। जैसे ही रात गहरी हुई, गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। कुत्तों की दूर से आती आवाजें, कहीं कहीं पर झिंगुरों की धीमी धुन और हवा में बांस के पेड़ों का हिलना सब मिलकर माहौल को और भारी बना रहे थे। वह उठकर दरवाजे के पास गया। माँ सो चुकी थी, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। विवान उसके पास ही लिपटा हुआ सो रहा था। उन्हें देखकर उसके कदम रुक गए। उसका दिल भर आया। अगर वह रात को चला गया और वापस ना लौटा तो क्या होगा? लेकिन इसी पल उसके मन में आवाज आई, अगर तुम नहीं गए तो वह भी शायद कभी वापस ना आए। उसने एक आखिरी बार माँ के पास बैठकर उनका हाथ धीरे से अपनी आंख से लगाया, फिर विवान के बालों को सहलाकर चुपचाप निकल गया। हवा उस रात कुछ ज्यादा ठंडी थी, जैसे उसे रोकना चाहती हो, पर आरव का फैसला अडिग था। गांव के किनारे पहुंचते ही उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरा, पर उसके कानों को कदमों की धीमी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह तेजी से चलने लगा। तभी अचानक रास्ते के पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। वही दो अजनबी। उनमें से एक बोला, कहाँ जा रहा है छोटे? रात बहुत खराब है घूमने के लिए। आरव का दिल उछल गया। वह बिना कुछ कहे भागा। दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। रात के अंधेरे में उसकी सांसें हवा से भी तेज चल रही थीं। पकड़ो इसे, किसी की आवाज आई। पर किस्मत से रास्ते में खेतों के बीच की एक पुरानी पगडंडी दिख गई। जहां अंधेरा ज्यादा था, वह उसी में घुस गया। अजनबी गालियां देते हुए पीछे भाग रहे थे।
पर पगडंडी जंगल की ओर जाती थी, जहां कोई अक्सर नहीं जाता था, और शायद वहीं उसकी पहली उम्मीद थी। जंगल के भीतर अंधेरा और ज्यादा घना था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने काले धब्बे गिरा दिए हों। हर तरफ सिर्फ सरसराहट, टूटते पत्ते और हवा की सीटी जैसी आवाजें थीं। लेकिन आरव रुक नहीं सकता था। पीछे से आती आहट स्पष्ट बता रही थी कि वे लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वह पगडंडी पर आगे बढ़ता गया, कभी दौड़कर, कभी झुककर, कभी पेड़ों के पीछे छुपकर। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके पैरों में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे उसके पिता का हाथ उसे धकेल रहा हो। कुछ दूरी पर उसे दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जर्जर, टूटी हुई, लेकिन फिलहाल उसके लिए सुरक्षित जगह। वह वहां भागकर गया, दरवाजा खोला और अंदर छुप गया। झोपड़ी में धूल और मकड़ी के जाले थे। जमीन पर एक पुरानी चारपाई टूटी हुई पड़ी थी। उसने खुद को एक कोने में छुपा लिया। बाहर कदमों की आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थीं। उधर गया होगा, खोजो। अजनबियों की आवाजें साफ थीं। आरव ने सांस रोक ली। उसके सीने की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा बाहर से भी सुनाई दे रही होगी। तभी एक आवाज आई, अंधेरा बढ़ रहा है, इसके लिए इतना मेहनत मत करो। चौधरी को कह देना कि लड़का नहीं मिला। दूसरी आवाज बोली, लेकिन अगर वह शहर पहुंच गया तो नहीं पहुंच पाएगा। रास्ते वह नहीं जानता। और थोड़ी बहस के बाद धीरे धीरे उनके कदमों की आवाज दूर होने लगी। आरव ने धीरे से सिर उठाया। खिड़की की टूटी लकड़ी से उसने बाहर झांका। वे सचमुच दूर जा रहे थे। उसका शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और बढ़ गई थी। अगर वे उसे पकड़ना चाहते थे तो जरूर उसके पिता ने कुछ ऐसा देखा था जिसे ये लोग छुपाना चाहते थे। शायद उसके पिता कहीं बंद थे, शायद उन्हें किसी ने रोक रखा था, और शायद उनकी मदद करने वाला कोई था जिसने फोन पर उसे सच बताया। उसने ठान लिया, वह कल सुबह पुराने शहर की ओर जाएगा, चाहे मौत का खतरा हो, चाहे कोई रोक ले, लेकिन वह रुकेगा नहीं। रात धीरे धीरे बीती। वह झोपड़ी के ठंडे फर्श पर ही लेट गया, लेकिन नींद उसे छू भी नहीं सकी। उसके भीतर सवालों का तूफान था। क्या वह सही कर रहा है? क्या उसके पिता वास्तव में पुराने शहर में हैं? कौन था जिसने फोन पर चेतावनी दी? और ऊपर वाले कौन थे जिन्हें अजनबी डर रहे थे? सुबह की पहली हल्की सी रोशनी झोपड़ी में घुसते ही उसने निर्णय ले लिया, वह वापस गांव नहीं जाएगा। वह आगे बढ़ेगा, चाहे जो भी हो। बाहर आते ही आसमान हल्का नीला हो चुका था। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके लिए यह नई शुरुआत का संकेत था। वह जंगल से बाहर निकला और उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा जो पुराने शहर की ओर जाता था। रास्ता सुनसान, लंबा और लोगों के अनुसार खतरनाक, पर आरव के कदम रुकने वाले नहीं थे। चलते चलते उसे दूर से एक आदमी दिखाई दिया, लाठी के सहारे चलते हुए, उम्रदराज, पर चेहरा कुछ जाना पहचाना। पास आने पर आरव को पहचान में आया। वह इंस्पेक्टर देव था, जो कभी गांव में आया करता था और उसके पिता से लंबे समय तक बात करता था। देव ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ जंगल में अकेले? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले देव ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था अगर उनके साथ कुछ भी हो तो तुम्हें पुराने शहर जाने से रोकूं। आरव का दिल बैठ गया। तो आप जानते हैं मेरे पिता कहाँ हैं? देव की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और दया दोनों जैसा था। जानता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तुम्हारे पिता, उन्होंने कुछ देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। आरवी की आंखों में आंसू आ गए। वह जिंदा हैं? ना। देव ने एक पल उसकी ओर देखा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। देव ने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो याद रखना, पुराने शहर में दोस्त कम मिलेंगे, दुश्मन ज्यादा। आरव की आंखें दृढ़ता से चमक उठी। मैं जाऊंगा, चाहे जो हो। देव ने गहरी सांस ली, जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और उसके हाथ में रख दिया। यह रास्ता कम खतरनाक है, और हाँ, तुम्हारे पिता ने कहा था कि अगर तुम कभी आओ तो डरना मत, क्योंकि सच जितना अंधेरा होता है उतना ही तेज उजाला देकर लौटता है। आरव मुड़ा और पुराने शहर की ओर चल पड़ा, उसी आग के साथ जिससे लोग साम्राज्य बनाते हैं और तूफानों को चीरते हैं। रास्ता लंबा था और पुराने शहर का जंगल उसके सामने किसी वीरान दैत्य की तरह खड़ा था, मगर आरव का कदम अब डगमगाता नहीं था। नक्शा उसकी जेब में था, मगर जिन रास्तों को इंस्पेक्टर देव ने कम खतरनाक कहा था वे भी किसी जाल जैसे लग रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी, धुएं और सड़न का मिश्रण। घने पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें भी मुश्किल से भीतर आ पाती थीं। रास्ते पर जगह जगह पुराने टूटे हुए खंबे पड़े थे, जैसे यहाँ कभी कोई बस्ती रही हो और अब मौत की तरह खाली हो गई हो। चलते हुए उसे लगता कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कभी पत्ते खड़खड़ाते, कभी डाली टूटती, कभी हवा में कोई फुसफुसाहट तैरती, पर जब वह पीछे मुड़ता वहां कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रास्ता और सुनसान होता गया। उसके पैरों में दर्द था,
भूख लग रही थी, पर वह रुकने से डर रहा था क्योंकि उसे याद था देव ने कहा था पुराने शहर में दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम। करीब 2 घंटे चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ मंदिर मिला जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। वह मंदिर के बाहर बैठा ही था कि अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। वह चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से भीतर झांका। एक बूढ़ा आदमी था, बहुत दुबला, आंखें अंदर धंसी हुई, शरीर पर फटा हुआ कंबल। वह आरव को देखते ही चौंक गया। यहाँ क्या कर रहा है लड़के? यह जगह बच्चों के लिए नहीं। बूढ़े की आवाज कमजोर थी पर चेतावनी से भरी हुई। आरव ने कहा, मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। बूढ़े ने एक पल उसे घूरा, फिर धीरे से बोला, अशोक का बेटा है तू? यह सुनते ही आरव का दिल रुक गया। आप मेरे पापा को जानते हैं? बूढ़ा थोड़ा नजदीक आया। उसके चेहरे पर डर की एक परत थी। जानता था और जानने की सजा मिली मुझे। इस शहर की अंधेरा खाने वाली गलियों में तेरे पिता ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे ऊपर वाले कभी नहीं चाहते थे कि बाहर आए। आरव ने पूछा, वह कहाँ है? जिंदा है ना? बूढ़े ने बोलना चाहा, पर तभी बाहर झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आहट आई। वह घबरा गया। भाग यहाँ से अभी। वे लोग खुद नहीं आते, उनके आदमी पहले आते हैं। तू यहाँ मिला तो जिंदा नहीं बचेगा। लड़के, तेरे पिता ने तेरे लिए बहुत कुछ खोया है, अब तू मत खो जाना। यह कहकर उसने मंदिर के पीछे एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। उस रास्ते से उतर, वहां नीचे नदी किनारे कहीं छिपा होगा सच, पर सच बहुत खतरनाक है। उसकी चेतावनी हवा में घुल गई और आहटें पास आने लगी। आरव भागा, तेज, बिना मुड़े, बिना रुके, और उसकी सांसें जंगल की आवाजों में मिल गई। पगडंडी नीचे की ओर उतरते उतरते किसी गहरी घाटी में मिलती थी जहां धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। यहाँ हवा बहुत ठंडी थी और चुप्पी इतनी गहरी कि अपने कदमों की आवाज भी किसी दूसरे की लगती। रास्ते में जगह जगह टूटी हुई बाड़ें थीं। कोई पुरानी पुलिस चेतावनी पट्टियों के फटे टुकड़े हवा में लटके दिखते थे, जैसे यहाँ कभी कोई बड़ा हादसा हुआ हो जिसके बाद लोग वापस कभी न आए हों। चलने के दौरान वह बार बार उस बूढ़े की बातें याद कर रहा था। ऊपर वाले, देखना नहीं चाहिए था, सजा मिली। अचानक उसे आगे नदी की तेज आवाज सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ किनारे पहुंचा, लेकिन नदी वैसी नहीं थी जैसी गांव में बहती थी। यह नदी काली थी, मानो कोई गहरी अदृश्य गहराई उसे खींच रही हो। उसके किनारे एक टूटा हुआ पुल था जिस पर कोई चौक से लिखा शब्द अभी भी आधा मिटा हुआ था, मत आना। आरव ठहर गया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। तभी पुल के नीचे किसी के खांसने की आवाज आई। वह चौंक कर नीचे झुका और जो उसने देखा वह उसकी सांसें रोक देने वाला था। नीचे एक आदमी पड़ा था, घायल, शरीर पर गहरे कट, कपड़ों पर खून के धब्बे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी कड़ी दृढ़ता। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में दर्द, मगर पहचान साफ थी। वह इंस्पेक्टर देव था। वह जख्मी हालत में फंसा हुआ था। देव अंकल? आरव नीचे उतरा। देव ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने पूछा, आपको किसने? देव ने कांपते हुए कहा, ऊपर वाले, उन्होंने भेजे थे मुझे रोकने के लिए ताकि मैं तुम्हें शहर तक ना पहुंचने दूं। आरवी के हाथ कांप गए। आपको चोट किसने मारी? देव ने गहरी सांस ली। जो रात को तुम्हें ढूंढ रहे थे, वही लोग, और वो सिर्फ शुरुआत है। वह खांसने लगा। खून उसके होठों पर आ गया। तुम्हारे पिता नदी के दूसरी तरफ हैं, पर वहां पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। आरवो ने तुरंत पूछा, वह जिंदा है? देव ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, पर भौतरे में उसकी आंखें धुंधली होने लगी। भागो लड़के, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो, वरना वे भी। उसके शब्द हवा में टूट गए और उसकी सांसें धीमी होती चली गईं। आरव का दिल भारी हो उठा। देव, जिसने उसे रास्ता दिखाया था, अब इस जंगल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यह मौत उसे रोकने वाली नहीं थी, यह उसे और मजबूत कर रही थी। रात होने लगी थी और नदी के दूसरी ओर का हिस्सा अब डर से ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। पुल टूटा हुआ था, लेकिन नीचे कुछ बड़े पत्थर रखे हुए थे जिन पर चलकर पार किया जा सकता था। पानी तेज था, ठंडा और खतरनाक। उसने एक पत्थर पर कदम रखा, पानी उसके घुटनों तक आ गया। दूसरा कदम रखा, तीसरा, लेकिन जैसे ही वह चौथे पत्थर पर चढ़ने वाला था, कहीं दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, वहीं रुक जा। उसके रुकते ही 2 लोग अंधेरे से निकले, हाथों में टॉर्च, शरीर पर काले जैकेट, चेहरे पर मास्क। उनमें से एक बोला, तुम्हें सच में लगा कि यह इतना आसान होगा? उसकी आवाज जानी पहचानी थी, वही अजनबी जिसने चौधरी के घर के बाहर बातें की थी। तुम लगातार पीछा कर रहे हो? वो अरियोला। क्यों? मैं सिर्फ अपने पापा को ढूंढने आया हूँ। दूसरा आदमी हंसा। तेरा बाप? जिस आदमी को हमने जिंदा छोड़ा है वही बहुत बड़ी गलती कर दी। वह जो जानता है, उस सच को बाहर लाने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। यह सुनते ही आरबी के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा, एक ऐसी आग जो किसी भी डर को जला दे। तुमने मेरे पापा को नुकसान पहुंचाया, वह गरजा।
दोनों आदमी आगे बढ़े। हम फिर तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुम वही गलती कर रहे हो सच ढूंढने की। वे कूदने ही वाले थे कि अचानक एक तेज टॉर्च लाइट पीछे से पड़ी। हटो उससे, एक भारी आवाज गूंजी। तीनों ने मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी नदी किनारे खड़ा था, हाथ में बंदूक, चेहरे पर गुस्सा, काले कोट में धूल से भरा मगर आत्मविश्वास से भरा हुआ। दोनों अजनबी घबराए। तू यहाँ? आदमी ने जवाब नहीं दिया, उसने सीधे गोली चलाई। अजनबी चिल्लाते हुए भागे और रात में गायब हो गए। आरवी ने डरते हुए उस आदमी को देखा। आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और जैसे ही वह रोशनी के दायरे में आया, आरिफ की सांसें रुक गईं। वह आदमी उसका पापा था। पहले तो आरवी ने सोचा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। इतने समय, इतने खून, इतने झूठ और इतनी अंधेरी राहों के बाद अचानक रोशनी में खड़ा वह चेहरा जिसे उसने वर्षों पहले अर्थी पर देखा था, कैसे सच हो सकता है? पर वह सच था। वही कठोर जबड़ा, वही गहरी आंखें, वही कंधे जिन पर कभी उसने बैठकर आसमान देखा था। बस अब उन आंखों में एक अजीब सी थकान और एक ऐसा दर्द था जिसने मानो शरीर को जिंदा रखा था, आत्मा को नहीं। उसकी आवाज भी भारी थी पर परिचित। आरव। यह शब्द सुनते ही उसके पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वह नदी में ही घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू निकलने लगे। गुस्सा नहीं, डर नहीं, बल्कि एक टूटे हुए बच्चे की वो चीख जो बरसों से भीतर बंद थी। आप जिंदा हो पापा। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे वह भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि उसका बच्चा उसके सामने है। फिर उसने कदम बढ़ाए, पानी में उतरा, उसे थाम लिया। मैंने सोचा था तू कभी नहीं आएगा इस जगह, और उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे तुझे देखने का मौका मिलेगा। आरव उसके सीने से लग गया और रोता रहा, लेकिन उस आलिंगन में जितनी गर्माहट थी उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ डर था, क्योंकि उस आदमी की उंगलियां लगातार कांप रही थी, जैसे वह खुद भी किसी अदृश्य छाया से भाग रहा हो। पापा आपको किसने? पर उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि पापा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। यहाँ सवाल पूछना मौत बुलाना है। चल, हमें अभी निकलना होगा। वह उसे लगभग घसीटता हुआ नदी से बाहर लाया। चारों ओर नजरें दौड़ाता रहा। रात के अंधकार में जैसे कोई हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे घात लगाए बैठा हो। तुम गलत समय पर आए हो, लेकिन शायद यही सही समय है, पापा ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी बेचैनी थी। आरव ने पूछा, किस चीज का सही समय? और पापा ने जवाब दिया, सब खत्म करने का। जो मुझे खत्म नहीं कर सके वे अब तुम्हें ढूंढेंगे, और अब हम दोनों ही उनके निशाने पर हैं। यह सुनकर आरव सिहर गया, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। सालों की पीड़ा अचानक इस पल में ईंधन बन गई थी। वह बोला, पापा, जो भी सच है, जो भी खतरा है, मैं आपकी तरह भागूंगा नहीं। आप बोलिए, आगे क्या करना है? उसके पिता ने उसकी ओर देखा, पहली बार, जैसे पहचान रहे हों कि वह अब बच्चा नहीं रहा। चल, अब सच सुनने का वक्त आ गया है। वे दोनों नदी किनारे के घने जंगल की ओर बढ़ने लगे, मगर यह रास्ता वैसा नहीं था जैसा आरव ने अब तक तय किया था। यह और ज्यादा सुनसान था, इतना कि अपने कदमों की आवाज भी भारी लगती थी। हवा जैसे रास्ते में अटक जाती और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए किसी बूढ़े आदमी की कराह जैसी ध्वनि पैदा करती। चलते चलते पापा बोलना शुरू हुए, धीरे, सावधानी से, जैसे हर शब्द उनके गले में चुभता हो। उसी दिन, जिस दिन सभी को बताया गया कि मैं मर गया, उसी दिन मेरी मौत तय की गई थी। उन लोगों ने मुझे नदी किनारे घेर लिया। मुझे मारने का आदेश ऊपर से आया था। आरव ने पूछा, ऊपर वाले कौन हैं? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जो इस शहर को चलाते हैं, पर्दे के पीछे से, जिनकी निगाह से कोई राज नहीं छुपता, जिनके लिए इंसान की जान, इंसान की मेहनत, इंसान के सपने सब धूल हैं। मुझे उनकी एक हरकत का पता चल गया था। पुराना शहर सिर्फ अपराधियों का अड्डा नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे सरकार भी ढंग देती है। उनके शब्दों में दर्द और गुस्से की सख्त परतें थीं। मैंने उनके लोगों की गलतियां पकड़ ली, काला धंधा, इंसानों की तस्करी, बच्चे गायब, और यह सब पुराने शहर के तहखानों में होता था। मैं अकेला था, पर सच बड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा, सच भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूला। और जिस दिन मैंने उनकी रिकॉर्डिंग बाहर भेजने की कोशिश की, उसी रात उन्होंने मुझे खत्म करने का फैसला कर लिया। आरव ने गुस्से से मुट्ठी भींची। फिर आप बचे कैसे? पापा ने आ भरी। एक आदमी था, उनके गिरोह का ही, पर मेरी मौत नहीं देख पाया। उसने मुझे नदी में गिरा हुआ समझकर छुपा लिया। मेरे जख्म भरते भरते हफ्तों निकल गए, मगर मैं वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी लौटता मारा जाता। मैं जिंदा रहा, पर बेटा हर रात मरता रहा। आरव ने पापा का हाथ थाम लिया। अब आप अकेले नहीं हो। पापा के कदम एक पल रुके। उन्होंने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान भी टूटी हुई थी। 'जंगल का रास्ता धीरे धीरे एक पुरानी आधी जली बस्ती की ओर जा रहा था।
यहाँ घरों की दीवारें काली थीं, जमीन पर टूटी बोतलें और दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। यह जगह क्या है? आरव ने पूछा। पापा ने कहा, यह उन लोगों का पहला अड्डा था। इसे जलाकर तबाह कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ कोई सबूत न बचे। उन्हें वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा हो गया था। पापा ने एक टूटी दीवार के पीछे जगह बनाई। सुबह होते ही हमें पुराने शहर की तहखानों तक जाना होगा। वहीं सच्चाई है, वहीं वो लोग हैं और वहीं वो रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने सालों पहले छुपाया था। आरव चौंक गया। रिकॉर्डिंग? मतलब आपके पास सबूत है? हाँ, और वही कारण है कि मैंने इतने साल छिपकर बिताए। रात की हवा तेज हो रही थी, दूर कहीं से गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती थी। पापा धीरे से बोले, उनके आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वे सिर्फ हमें नहीं मारेंगे, पूरे शहर को जला देंगे। उनके शब्द सुनकर आरव के भीतर एक अजीब साहस उभरा, जैसे अब वह डर से नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से बंधा हो। वह बोला, पापा, आपके पास मैं हूं और यह लड़ाई हम दोनों मिलकर जीतेंगे। पापा ने उसकी ओर देखा, गौर से, गर्व और डर दोनों के साथ। तू सच में बड़ा हो गया है। उस रात दोनों बहुत देर तक जागते रहे, फुसफुसाहट में योजनाएं बनाते हुए। जंगल की अंधेरी चुप्पी में कहीं कहीं सरसराहट उठती थी, जैसे कोई सुन रहा हो, पर वे रुक नहीं सकते थे। सुबह तक हमें यहाँ से निकलना होगा, पापा ने कहा, और सुबह होते ही दोनों पुराने शहर की ओर निकल पड़े, उस रास्ते पर जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। पुराना शहर जैसे ही नजदीक आया, वहां की हवा बदल गई। सड़न, बदबू और किसी गहरी कैद की दुर्गंध। सड़कें टूटी हुई, दीवारें खून जैसे भूरे दागों से भरी और जगह जगह भारी फाटक जो जंग से भर चुके थे। यही नीचे तहखाने हैं? आरव ने पूछा। पापा ने सिर हिलाया। हाँ, और यहीं मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। वे दोनों एक पुराने गोदाम के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा था, अंदर अजीब सी सीलन और अंधेरा। पापा ने एक कदम अंदर रखे, लेकिन तभी ऊपर से किसी ने कहा, तो आखिर आ ही गए अशोक। आरव का दिल जम गया। ऊपर से 3 आदमी बंदूकों के साथ नीचे उतर रहे थे, उन्हीं काले कपड़ों में, मास्क पहने हुए। एक ने हंसकर कहा, इतने साल छुपा रहा, लेकिन बेटा साथ लेकर गलती कर दी। पापा ने आरव को पीछे किया। अगर मेरे बेटे को छुआ भी तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं जाएगा, उन्होंने गुर्रा कर कहा। नेता जैसे आदमी ने बंदूक घुमाई और बोला, तुम्हें नहीं मारेंगे अशोक, तुमसे तो हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। लेकिन लड़का, वह मुस्कुराया, उसकी हमें जरूरत नहीं। आरव का खून उबल गया। उसने चीख कर कहा, मेरे पापा ने तुमसे नहीं डरते और मैं भी नहीं। तभी अचानक गोदाम की छत का एक हिस्सा टूटा, धूल उड़ती हुई नीचे गिरी और छत पर खड़ा था विवान। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। हाथ में वह लाठी थी जो आरव ने बचपन में उसे दी थी। वह चिल्लाया, अगर भाई को छुआ तो तुम सभी को मैं जान से मार दूंगा। और यहां से कहानी का नया तूफान शुरू होता है। तीनों एक साथ, पिता, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, सब एक ही दुश्मन के सामने। पहाड़ों के पीछे सूरज पूरी तरह डूब चुका था और जंगल में फैलती रात का अंधेरा अब किसी भारी कंबल की तरह जमीन पर गिर रहा था। नदी के किनारे खड़ा आरव अपने सामने उस आदमी को देख रहा था जिसकी एक झलक देखने के लिए उसने अपना बचपन, अपनी नींद, अपनी हिम्मत, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह आदमी उसका पिता था अशोक, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा आरव ने अपने मन में हमेशा कल्पना की थी। उसके चेहरे पर सालों की चोटें, भागते हुए बिताए गए दिनों की थकान और उन रहस्यों का बोझ था जिन्हें छुपाने के लिए उसने सब कुछ खो दिया था। बेटा बीट और शब्द जैसे उसके गले में फंस रहे थे, जैसे वो बरसों से यही कहना चाहता था पर कह नहीं पाया था। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन गुस्सा भी उतना ही गहरा था। आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? उसकी आवाज डरी हुई नहीं थी। वह टूटा हुआ बच्चा अब बड़ा हो चुका था। क्यों नहीं बताया कि आप जिंदा हैं? क्यों सब यातना मुझे अकेले सहनी पड़ी? अशोक की आंखें दर्द से भर गईं। मैंने तुझे बचाने के लिए खुद को तुझसे अलग किया। अगर मैं रहता तो तू भी उनके शिकंजे में आ जाता और मैं तुझे खो नहीं सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना दर्द पूरा कह पाता, अचानक जंगल के भीतर से करीब 10-12 लोगों के कदमों की आवाज आई, तेज हथियारों की आवाजों से भरी और मौत की तरह ठंडी। नकाब पोश आदमियों का एक बड़ा समूह टॉर्च लेकर उनकी दिशा में भाग रहा था। अशोक ने तुरंत आरव को अपने पीछे कर लिया। वे आ गए। मुझे लगा था आज रात हम जीत जाएंगे, पर शायद किस्मत हमें और दौड़ाना चाहती है। उसकी बंदूक में सिर्फ 3 गोलियां बची थीं, जबकि सामने 10 से ज्यादा आदमी थे। आरवा ने घबरा कर कहा,
हम भागकर नदी पार कर सकते हैं। अशोक ने सिर हिलाया। नदी पार कर भी क्या, वे हमें ढूंढ ही लेंगे। आज उनकी नजरों से बचना नामुमकिन है। तभी पहले समूह ने उन पर गोलियां चलाईं। पेड़ों की छाल उड़ने लगी, पत्थर चटकने लगे। नदी उबल रही थी, जैसे डर के मारे खुद कांप उठी हो। अशोक ने 2 गोलियां दागी और 2 लोग गिर पड़े, लेकिन बाकी और करीब आ रहे थे। आरिफ का दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। पहली बार उसे लगा कि शायद यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। सच ढूंढते ढूंढते मौत के पास जाकर। तभी पीछे की ओर से एक भारी आवाज गूंजी, नीचे झुको। आर्श और रोशनी की एक बेहद तेज लाइन जंगल को चीरती चली गई। यह टॉर्च नहीं थी, यह पुलिस के बड़े सर्च लाइट थे, और उनके पीछे खड़े थे चौधरी, गांव के लोग, पुलिस दस्ते और इंस्पेक्टर देव, ताजा पट्टी बंधी बाहों के साथ। तुम सोचे कि हम तुम्हें ऐसे मरने देंगे? देव ने चिल्लाया। आरफ की आंखें फैल गईं। वह जिंदा था, घायल, टूटा हुआ, पर जिंदा। पुलिस की गोलियां और नकाबपोश लोगों की गोलियां एक साथ चलने लगी। युद्ध जैसा शोर जंगल में गूंजने लगा। कुछ मिनट में आधे से ज्यादा अपराधी पकड़े गए और बाकी भाग खड़े हुए। अशोक जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज, आंखों में थकान, लेकिन चेहरा वर्षों बाद पहली बार हल्का लगा। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सबसे काला हिस्सा पीछे छूट चुका था। अब जब खतरे की आग थम चुकी थी और जंगल में सिर्फ बुझती गोलियों की गंध रह गई थी, पुलिस सभी पकड़े गए लोगों को बाहर ले गई। आरव अपने पिता के पास बैठा था। उसकी आंखों में अभी भी वही सवाल था, अब क्या? अशोक ने उसकी ओर देखा, जैसे इतने साल बाद पहली बार उसे सच कहने का मौका मिला हो। तुझे सच चाहिए था ना? तो सुन, जिस गिरोह को लोग ऊपर वाले कहते हैं, वह कोई आदमी नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और पुलिस के कुछ गद्दारों का नेटवर्क है। उन्होंने हमारे शहर को लूटा, लोगों को गायब किया, और कोई सबूत बाहर न जाए इसलिए मुझे भी मारने की कोशिश की। आरव ने पूछा, तो आप भागते क्यों रहे, लड़े क्यों नहीं? अशोक की आंखें भर आईं। लड़ा था, पर अकेला था। अगर मैं रुक जाता तो वे पहले मुझे मारते और फिर तुम्हें भी खत्म कर देते। उसने आरव का चेहरा छुआ। सालों बाद एक पिता पहली बार बिना डर के अपने बेटे को छू रहा था। मुझे सबसे ज्यादा डर यही था कि तू मेरी वजह से अनाथ हो जाएगा, इसलिए दूर रहा, छुपा रहा, और तू समझता रहा कि मैंने तुझे छोड़ दिया। आरव रो पड़ा। उसकी छाती से वह पीड़ा निकल रही थी जिसे वह बरसों दबा कर जिया था। अशोक ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे प्यार करता था इसलिए दूर रहा, पर आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर देव उनके पास आया। अब तू अकेला नहीं है अशोक, अब तेरा सच दबेगा नहीं। आज जो हुआ वह बहुत बड़ा है। तुम दोनों की गवाही उन लोगों की पूरी जड़ें हिला देगी। चौधरी भी बोला, और अब गांव भी तेरे साथ है बेटा। सच छुपाने वाले जितने भी ताकतवर हों, डरने वालों से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। उस रात पहली बार आरव ने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा, और पहली बार उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। महीने बीत गए। अदालत में हर दिन संघर्ष और खुलासों का दिन था। अशोक सरकारी गवाह बना। देव ने अपनी जान जोखिम में डालकर दर्ज किए हुए सबूत पेश किए, और गांव के कई लोग भी गवाही देने आगे आए। उस गिरोह की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में कई सप्ताह लगे, पर आखिरकार एक दिन आया जब अदालत ने सभी अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह जीत सिर्फ अशोक और आरव की नहीं थी, यह जीत उन सभी लोगों की थी जिन्होंने बरसों से दबे हुए सच को आखिरकार दुनिया के सामने आने दिया। फैसले वाले दिन मीडिया, अधिकारी, आम लोग, सबने अशोक और आरव को देखा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जीत के पीछे कितने टूटे साल, कितने बिखरे सपने और कितनी आधी रातों का दर्द छुपा है। अदालत से निकलते वक्त अशोक ने कहा, आज अपनी जिंदगी लौटी है, पर असली सफर अब शुरू होगा। और सच में सफर शुरू हुआ। आरव और विवान ने शहर लौटकर एक संस्था बनाई, सच की रोशनी, जिसका उद्देश्य था उन बच्चों और परिवारों को सहारा देना जिन्हें अपराध, भ्रष्टाचार या सत्ता के डर ने बर्बाद किया था। पहले ही साल में 100 से ज्यादा परिवारों की मदद की गई। किसी के बच्चे पढ़ने लगे, किसी को न्याय मिला, किसी को सुरक्षा। आरव की मेहनत, विवान की समझदारी और अशोक के अनुभव ने इस संस्था को इतने कम समय में इतना बड़ा बना दिया कि शहर का हर गरीब इंसान उन्हें अपना रक्षक मानने लगा। धीरे धीरे उनकी संस्था फैली, फंडिंग बढ़ी, बड़े एनजीओ और सरकारें भी जुड़ने लगीं, और वह 2 लड़के जो कभी टूटी झोपड़ी में सोते थे, भूखे रहते थे और बारिश में टपकती छत से लड़ते थे, अब करोड़ों रुपए संभाल रहे थे, स्कूल बना रहे थे, अस्पताल तैयार कर रहे थे और हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहे थे। अमीरी उनके पास किसी लॉटरी की तरह नहीं आई थी, यह कमाई थी, दर्द से, संघर्ष से, सच से। अशोक ने एक दिन कहा, हमारा घर टूट गया था, पर हमारे सपने कभी नहीं टूटे थे। और वह सही कह रहा था, क्योंकि उस टूटे घर से 2 ऐसे लोग निकले थे जो दुनिया के लिए रोशनी बन गए। सालों बाद
वही टूटी हुई झोपड़ी अब एक स्मारक की तरह खड़ी थी। संस्था ने उसे मरम्मत नहीं करवाया, उसे वैसे ही रखा ताकि हर बच्चा देख सके कि अंधेरे से रोशनी का सफर कैसा होता है। आरव अक्सर वहां जाता, मिट्टी को छूता और याद करता कि इसी जगह से उसने पहली बार बड़ा बनने का सपना देखा था। एक शाम विवान उसके पास आया और बोला, हम आज जहां खड़े हैं यह सब हमारे दर्द की देन है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। अगर उस दिन तू अपने पिता को ढूंढने ना निकलता तो शायद न सच मिलता न यह सफर शुरू होता। आरव ने आसमान की ओर देखा। जीवन अब शांत था, सुरक्षित था। उसके पापा उसके साथ थे, उसका भाई उसके साथ था, उसका गांव उसके साथ था और हजारों लोगों की दुआएं उसके साथ थीं। कभी वो बच्चा था जो अंधेरे से डरता था और आज वह आदमी था जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनकर खड़ा था। हवा धीमी चली, पेड़ों की छाया हिली और आरव ने मुस्कुराकर कहा, हम गरीब थे पर टूटे नहीं थे और यही हमें अमीर बना गया। उस टूटे घर से शुरू हुई कहानी अब पूरी दुनिया में रोशनी बांट रही थी। उनकी जिंदगी का संघर्ष अब खत्म हो चुका था, पर उनकी दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी, दो लड़कों की जिन्होंने गरीबी में भी सपनों को मरने नहीं दिया और आखिर में वही सपने उन्हें दुनिया के आसमान पर सबसे ऊंचा ले गए।